नाजरीन, मैं खालिद अहमद आपके रूबरू एक बार फिर हाजिर हूँ। आफ्ताब फिल्म की बज़ में आइए इंटरव्यू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो आवाज़ की दुनिया की जादूगर हैं। इनकी आवाज़ कितने ही लोगों ने सुनी है। यह पर्दे के पीछे रहकर बोलने वाली शख्सियत एक ऐसे माशरे से जिसका ताल्लुक औरंगाबाद से है, जहाँ पर इल्म और तालीम को, लड़कियों की इल्म और तालीम को तवज्जो नहीं दी गई, वहाँ से इस लड़की ने पढ़ा लिखा और आज वो एक डॉक्टर की हैसियत से मेरे सामने बैठी हैं। आइए मैं आपको तारुफ कराता हूँ उस शख्सियत से जिसका नाम है मोहतरमा डॉक्टर आसिया पटेल साहिबा। आसिया पटेल का ताल्लुक़ हमारी प्रोडक्शन हाउस आफ्ताब फिल्म से गहरा ताल्लुक़ है इनका। इन्होंने हमारी कई फिल्मों के लिए अपनी आवाज़ें दी हैं, हमारी कई एड फिल्म के लिए आवाज़ें दी हैं, और ये जो है तो ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी अपनी आवाज़ें देती हैं। इन्होंने डॉक्टरी भी की है। आइए मिलते हैं मोहतरमा आसिया पटेल साहिबा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आफ्ताब फिल्म्स का मैं बेहद तहे से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे आपके बेहद मकबूल जो यूट्यूब चैनल में मदऊ किया और मुझे मुझ नाचीज़ को गुफ्तगू करने का मौका दिया आपके सामने जी। और जहाँ आपके तवस्सुत से मुझे बहुत सारे दुनिया जहान में सुन सकते हैं लोग जी। तो तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी तालीम तरबियत कहाँ की है, आप पैदा कहाँ हुई है, आपके खानदान के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को। जैसा नाम ही से जाहिर है कि पटेल हूँ मैं, तो यही औरंगाबाद में ही मेरी पैदाइश हुई। तालीम भी, मेरी इब्तदाई तालीम भी यहीं पर हुई और मेरे दादा शहाबुद्दीन पटेल भी तो पंचकी के जो मुतवल्ली थे और हैं अभी, तो वो उस खानदान से बहुत करीब के मरासिम रहे हैं। अच्छा। और उसी सिलसिले में यहीं ख़याम रहता था दादा का, फिर वालिद साहब और उनके मतलब खानदान जो है हमारा इधर तो तालीम, मेरी इब्तदाई तालीम यहीं पर हुई। मोइनुल हाई स्कूल से मैंने तालीम हासिल की 10वीं तक और बेहद बेहतरीन उस्ताद मुझे मैसर आए। बहुत ही अच्छी तालीम मेरी माशाल्लाह से हुई वहाँ। और वहीं से मुझे उर्दू जबान से जो रग़बत है मेरी, वहीं से मतलब शुरू हुई, वहीं से आगाज हुआ उसका, क्योंकि मेरे उर्दू के असातिज़ा जो थे उर्दू जबान के, जो वो बहुत अच्छे, मतलब उन्होंने इस तरह से हमें तालीम दी। वैसे तो मेरा तालीम जरिए उर्दू ही है, मतलब खुसूसन उर्दू सब्जेक्ट से जो मेरी रग़बत थी, तो मैं समझती हूँ मेरे असातिज़ा की बदौलत है और मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर उसके बाद स्कूलिंग के बाद नौखंडा कॉलेज से मेरी बीए हुआ है। फिर नौखंडा के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया उर्दू में। फिर नेट भी उर्दू ही सब्जेक्ट में पास किया मैंने। अच्छा। फिर बीएड किया जी। फिर बीएड करने के बाद कुछ अरसे में तदरीस भी हाँ, तदरीस के पेशे से मैं वाबस्ता रही कुछ साल। फिर उस दरमियान मेरी शादी हुई। अच्छा। हाँ, फिर शादी में मैं भी शरीक था जी। तो शादी हुई, फिर उसके बाद और मतलब तदरीस का सिलसिला मेरा जारी ही रहा, बट वो मुस्तकिल तौर पर नहीं था, मतलब टेम्परेरी बेस था, बट मैंने बहुत सीखा उससे, एक्सपीरियंस हुआ मुझे। और फिर मैं स्कूल से जो है, स्कूल के प्रोग्राम्स में जो प्रोग्राम हुआ करते थे, तो वहाँ मुझे आपने देखा होगा कि खुशामदी
ये वेलकम सॉन्ग्स होते हैं तो, और या कुछ नज़में होती हैं, गजलें होती, तो वो पढ़ाई जाती थी तलवा में। तो वो मुझे स्कूल से मुझे पढ़ाई मतलब पढ़ने का शौक था, तो ये शौक मुझे ऑल इंडिया रेडियो लेकर गया। वहाँ मुझे स्कूल से मैं जाती थी वहाँ ऑल इंडिया रेडियो। फिर जैसा जैसे मैं 10वीं तक वहाँ किया, मुझे माशाल्लाह हर प्रोग्राम में शामिल किया जाता था। तो फिर मुझे कॉलेज से भी मैं जाने लगी, नए चिराग में वगैरह। मैं शुरुआत मतलब वहाँ से हो गई। अब हाँ, वो तो स्कूल से जाती थी जी, सबरंग प्रोग्राम में। फिर मुझे इनफरादी तौर पर भी बुलाया जाने लगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ जो आप उर्दू की रेडियो क्यों कह रही हैं? जी जी, वो मैं एज ए कैंडिडेट आती थी, एज ए टॉकर आती थी जब वहाँ, लेकिन वहाँ के जो ओहदेदार थे, अफसरान थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप ट्राई करो कैजुअल अनाउंसर के लिए। और माशाल्लाह मैंने कोशिश की और मैं सेलेक्ट हो गई वहाँ अनाउंसर के लिए। और 2006 से मैं वहाँ एज अ कैजुअल अनाउंसर सबरंग में अपनी खिदमत दे रहे हैं। और वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, खुसूसन जनाब नूरुल हसनैन सर से, वो अनाउंसर रह चुके थे। तो बड़े आदमी। हाँ, और बहुत कुछ मैं ये भी कहती हूँ, मैंने लिखने का जो कुछ दिन पहले मेरे सामने भी रूबरू जी जी मैंने सुना वो उनका माशाल्लाह बड़ा ही उम्दा रहा। तो उनसे बहुत कुछ सीखा, और जो रग़बत थी जो स्कूल के जमाने में, तो यहाँ वो शौक में बदला मेरा। आकाशवाणी सबरंग में आकर बाखर अस्करी सर थे, उन्होंने मेरी बड़ी हिम्मत अफजाई की, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अच्छा। मरहूम। और नूरुल हसन सर माशाल्लाह, उन्होंने हमेशा अभी भी मेरी रहनुमाई करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि वो उर्दू की बहुत मायानाज शख्सियत है हमारे शहर की, और सभी चाहते हैं कि उनसे कुछ ना कुछ हम फैज़ उठाएं। तो उस सिलसिले में मैं उनसे रहनुमाई लेती रहती हूँ, और बहुत बड़ी शफकत से वो करते हैं रहनुमाई। तो आवाज़ के सिलसिले में आपका एक और है कि आप सॉन्ग भी गाती हैं? जी जी, ऑर्केस्ट्रा वगैरह? जी जी, मैंने शुरुआत में मतलब शादी से पहले या कॉलेज में जब मैं थी, तो मुझे बड़ा शौक था, और है अभी भी, और मुझे गुनगुनाने का था। लेकिन वो फिर वो लोगों ने सराहा, तारीफें हुई, तो मैंने कुछ इसकी तालीम भी शुरुआत में ली थी डॉक्टर नाथ निरलकर सर से। हाँ, उनके यहाँ मैंने थोड़ी, मगर ज्यादा नहीं, कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं, उसका मुझे मलाल, मौसीकी की तालीम पूरी नहीं ले सकी, मलाल रहेगा उस बात का। लेकिन जो भी सीखा मैंने, मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ, मैंने की हूँ, बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड भी हुई है मेरी, गजलें वगैरह। तो बस मोहब्बतें हैं, लोगों की पसंद करते हैं। नाजरीन, मैं इस हवाले से एक बात बता दूं कि आसिया और हम लोग बैठे थे, एक फिल्म की रिकॉर्डिंग हो रही थी, और ये बड़ी बेचैन थी और बार बार घड़ी की तरफ देखती जाती थी। वैसे इसको हमेशा जल्दी रहती है, हमेशा स्टोरी रिकॉर्डिंग वगैरह में जो है जल्दी ही मचाई रहती है। बहरहाल बहरहाल रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद मुझसे इसने कहा कि सर आप जो है, तुम्हारा एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है संदिग्धात में, गालिबन नहीं, तापड़िया नाट्य, हाँ तापड़िया नाट्य गृह में था। तो इसने मुझसे बड़ा इसरार किया कि मैं आऊँ, हालांकि मैं ऐसी लग़वियात में पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि अगर हम कॉपी करें तो हम अपनी शख्सियत को निखार नहीं सकते। हम कुछ ऐसा करें कि जो छोटा ही सही, लेकिन वो जो है हमारा हो, ओरिजिनल हो, अपना हो। बहरहाल बहुत इसरार के बाद मैं, हमारे अबू बकर रहबर और सोहेल ज़कीउद्दीन, हम लोग इनके प्रोग्राम में पहुंचे, और इनका एक सॉन्ग था शमशाद बानो की आवाज़ में, ये गा रही थी, और यकीन माने आप, मुझको उस सॉन्ग जो मैंने सुना था शमशाद बानो की आवाज़ में, उससे अच्छी आवाज़ में गा रही थी लड़की। तो मुझको उस वक्त पता चला कि ये अच्छी फनकारा भी हैं, अच्छी गुलकारा भी हैं। तो बहरहाल मैंने फिर इनसे एक, जो हमारी फिल्म थी जमात इस्लामी के SIO विंग की, नख्ल पर हमने फिल्म बनाई थी, तो नख्ल पर हमने एक सॉन्ग फिर इनसे गवाया था, जिसके बोल थे कि आज खाते हैं हम ये कसम, कभी कॉपी करेंगे ना हम, है ना, गालिबन ये चीज था। तो आसिया की बदकिस्मती रही कि एक अच्छी आवाज़ होने के बावजूद भी वो अपना मकाम नहीं हासिल कर पाई। तो मैंने हालांकि इसे कहा भी कि आसिया तुम जो है अच्छे, हमारे पास अच्छे शायर हैं, खान शमीम हैं, बशर नवाज भी थे तब, और सलीम मोहुद्दीन हैं,
इन लोगों से एक 5-6 जो है एक नज़में गज़लें लिखवाओ या गीत लिखवाओ, तो हम लोग उसको उसको जो है लेकर आएंगे एल्बम की शक्ल में। लेकिन उसके पास शायद ऑल इंडिया रेडियो उतनी फुर्सत देता नहीं है कि वो करें। बहरहाल अभी भी किया जा सकता है। जी, और एक अच्छी फनकारा मेरे सामने बैठी है, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि ये जो है तो इस फील्ड में आए, और अगर ये इस फील्ड में आती है तो बहुत जल्द ये बॉलीवुड तक पहुंच सकती है। तो देखते हैं। बहरहाल आसिया, ये बताइए कि वो जो गाना सॉन्ग था शमशाद बानो का, वो पहला हाँ, तो ये जो सॉन्ग था, तो ये कैसे गा लिया तुमने? देखिए, इसमें कैसा एक रियाज की बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। रियाज जितनी आप प्रैक्टिस करोगे म्यूजिक में उतना निखरते जाएगा ये। तो एक गुजराती सर बोल करते हाँ, आरटीओ भी थे वो, आरटीओ थे, और उनको बड़ा शौक था सॉन्ग वगैरह बहुत अच्छा जी इस तरह के प्रोग्रामों का। तो उन्होंने मुझे सुना था, तो और माशाल्लाह उनके हमारे घर के करीब ही था उनका घर, तो वो अक्सर प्रैक्टिस लिया करते थे, तो मुझे बुला लिया करते थे। तो फिर इसी सिलसिले में हमारी प्रैक्टिस होती गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी वॉइस जो है इनकी मतलब मैं ये गाना जो है सूट करेगा, तुम ट्राई करके देखो। मैं तो मना ही किया उनको, मैं बोले नहीं, मैं कहाँ, और शमशाद बेगम का तो नहीं, ट्राई करो बोले। तो बहरहाल वो उसकी प्रैक्टिस हुई वगैरह, सब साज वगैरह बुलाते थे वो, और सुर ताल में तो मैं ठीक ठाक थी पहले से थी। तो इसलिए वो हो गया। और माशाल्लाह आपने जैसा कहा कि आपको बहुत पसंद आया, तो बस एक फनकार को और क्या चाहिए। नहीं, असल में मैं किसी की बेजा तारीफ कभी नहीं करता हूँ। मैं जो सच जो होता है वो मुंह पे कहता हूँ, और इसीलिए बदनाम भी हूँ। और ये मेरी हकीकत है कि मैं डुप्लीकेट चीजों को पसंद ही नहीं करता हूँ, और मैं हमेशा उस चीजों से दूर रहता हूँ। लेकिन नाजरीन, वो आवाज मेरी कानों में आज भी गूंजती है, और इसी तरह की आवाज भी और गूंजती है मेरे। पता नहीं, मैं समझता हूँ एक बहुत पुरानी बात है। जब मैं छोटा था तो अलंकार थिएटर जो है उस जमाने में, जो म्यूनिसिपल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक डिपार्ट था कोतवालपुरे में, तो वहां पर भी एक ऑर्केस्ट्रा देखने का मुझको मौका मिला। और एक तो उस वक्त भी एक आसिया की तरह ही लड़की थी जिसने एक सॉन्ग गाया था, रात ढलने लगी चांद छुपने चला, आबी जा। वो भी मेरी समातों में आज भी वो आवाज गूंजती है। उस लड़की ने बहुत अच्छा गाया था। मुझको याद है कि शायद वो खड़केश्वर के हेमंत कुमार एंड ग्रुप का ऑर्केस्ट्रा था गालिबन। अच्छा। बहरहाल, तो ये ऑर्केस्ट्रा की दुनिया भी एक अजीब दुनिया है। इसने बहुत से लोगों को भी दिया है, जैसे कि मोहम्मद अजीज भी ऑर्केस्ट्रा से आए हैं, शबीर कुमार भी ऑर्केस्ट्रा से, कुमार सानो भी है, कई लोग हैं। एक लंबी तफसील है, लंबी लिस्ट है। बहरहाल हमारी ख्वाहिश है कि राजिया तुम जो है इस फील्ड में आगे जाओ, क्योंकि इस फील्ड में सिर्फ जो है तो नाम भी है और पैसा भी बहुत है, और तुम्हारी आवाज है इसमें इतना। तो जब इतना जिक्र हो गया है तो कुछ सुना दो हमारे नाजरीन को। देखिए सर, आपने कहा है, आपने इसरार किया है, मगर वो लोग भी पसंद करें। खैर मैं गुनगुना देती हूँ जी। मेरा भी बड़ा पसंदीदा गीत है वो, मोहम्मद रफी और लता ने दोनों ने गाया है, वादियां मेरा दामन। तो उसका एक स्टैंजा मैं चाहूंगी आप सुने। जरूर। जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी। तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे, वादियां मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। माशाअल्लाह, बहुत खूब। एक आध गजल भी गुनगुना दे जो आपको पसंद हो। हाँ, मुझे एक पसंद है गजल।
आप बैठे हैं बालिंग पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। आप बैठे हैं बालिंग पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिंग पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिंग पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। ये अदा ये नजाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन ये अदा ये नजाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब आंचल चलता नहीं। आप बैठे हैं बालिंग पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। बहरहाल इसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि अच्छी फनकार है और इन्हें इस मौका मिलना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। और मेरी कोशिश है कि कभी मैं इसको तैयार करूं कि ये एक कलमा बना ले। बहरहाल आसिया, अगर वो सॉन्ग जिसने मुझे तुम्हें तो अट्रैक्ट किया था, लेके पहला पहला प्यार, अगर वो गुनगुना ले तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि हम बात को आगे बढ़ा सकें। जी देखिए, मुझे तो अभी अब आपने सडनली कहा है तो मुझे पूरा तो नहीं याद। एक बंद बना सुना रहे हैं। लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली। नैनों वाले तेरे द्वार गया दिल का करार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। बहुत खूब। शायद मैं ढंग से गाई नहीं, बहुत अच्छी बात। ये तो महसूस होता है आपके चूंकि स्टेज पे गाना और सारी को साउंड इफेक्ट के साथ में गाना और एक प्रैक्टिस में होना, प्रैक्टिस का होना के बाद, और ये अरसे के बाद आपको जो है मैं कह रहा हूँ कि अचानक से कहा है आपने, क्योंकि खैर बहरहाल इसकी आप जो फनकार होता है फनकारी होता है। अभी हम बाहर निकलते हैं इस आपकी दुनिया से, मौसीकी की दुनिया से जी। आते हैं आपकी, अभी आपने डॉक्टरी भी की है आसिया? जी, डॉक्टरी मैंने 2012 में मेरी हो चुकी थी जी। तरक्की पसंद तहरीक और ख्वाजा अहमद अब्बास जी के अफसाने जी। और अभी मैंने 2021 में मेरी किताबी शक्ल दी हूँ, मतलब वो टॉपिक को मैंने थोड़ा सा डिवाइड किया है। हाँ, और जहान ख्वाजा अहमद अब्बास बोलकर, और उसमें मैंने ख्वाजा अहमद अब्बास की अदबी जो कारनामे हैं उनके खुसूसन उस पर मेरा मुताला रहा है और उन पर मैंने ये तहरीर किया है मेरी किताब को। उम्मीद करती हूँ कि अदबी हलकों में ये पसंद की जाएगी, कबूल की जाएगी, कोशिश है मेरी। जी।
आसिया ये बताएं कि ये जो पीएचडी करने में, यहाँ तक पहुंचने में, एक डॉक्टर की हैसियत हासिल करने में आपने पापड़ तो बहुत बेटे होंगे। जी यकीनन तो यकीनन। कुछ बताएं उसके बारे में, क्योंकि जो क्योंकि एक लड़की हैं और आप पटेल खानदान से हैं, तो ये तो मुमकिन न था कि जी इतनी आसानी से आसानियां आप तो जो नहीं है थी। जी और जैसा कि तमाम जानते ही हैं कि पटेल्स जो है थोड़ी दखियानूसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती है, मतलब वो खुद लड़कियों को खुसूसन कि ज्यादा नहीं भाई आप अरबी तालीम ले लो और आप 10वीं तक बहुत से बहुत आप तालीम करो जितना आपको आए, बस उसके बाद नहीं, अवॉइड करते थे। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पापा को सलाम करती हूँ कि उन्होंने हम तमाम बहनों को ये सहूलतें दी हैं कि वो आगे तालीम हासिल करें 10वीं के बाद भी, और मुझे भी ये मौका मिला कि मैं अपनी आगे तालीम हासिल, और उन्हीं की वालिद वालिदा की दुआओं और उनकी कोशिशों की बदौलत मैं अपनी पीएचडी कर पाई। और यहाँ तक जो हूँ मैं समझती हूँ ये उन दोनों की शफकत, मोहब्बत, मेहनत तमाम का जो सिला है, मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। उनके उसके बिना तो मेरा पॉसिबल ही नहीं था। अच्छा, आपके जो दूसरी बिरादरी में जो लोग होंगे, पटेल बिरादरी में, उन्होंने आपको रोकने की कोशिश भी तो की होगी? हाँ, मतलब बहुत सारी मतलब बहुत सारे तनकीदें हुई, क्यों बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैंने कहा ना, हमारे पापा ने बहुत डिफेंड किया ये सबको, नहीं वो करना चाहती है तो ठीक है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इजाजत दे रहा हूँ और मुझे यकीन है मेरी बच्ची पर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनका यकीन बरकरार रखा है और आगे भी रखूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बाद जो जनरेशन है वो भी यहाँ तक पहुंचे, यूनिवर्सिटी तक जाए, वहाँ तालीम हासिल करे। तो इस तरह मुझे एक यानी पुल सिरात पर चलना था कि ये सारी, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत नहीं थी, हम मतलब मैं खुद मेरे लिए भी और हमारे खानदान के लिए भी सब, तो जाहिर बात है इंसान भटक भी सकता था, लेकिन मुझे जो है ऐसी राह इंतखाब करनी थी कि मेरे बाद जो है लड़कियां हैं खुसूसन कि उनके लिए राह हमवार होती जाए, ना कि दुश्वार हो। तो बस उस सिलसिले के तहत मैंने अपना एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने धुन में, अपने काम में मुनहमिक रही मैं, और इंशाल्लाह टारगेट को अचीव किया। हाँ, यस, टारगेट को अचीव किया, आप कह सकते हैं जी। और यकीनन इस सिलसिले में मुझे बड़ी बहुत अच्छी शख्सियात से मुलाकातें हुई, मुझे बहुत सीखने को मिला। देखिए, हम अपने मकसद को तभी पहुंच सकते हैं जब हम बहुत सारा हमें किसी से सीखने को मिलता है, हमारी कोशिशें होती है, साबिका पड़ता है, सब नई चीजें पता चलती हैं, और उन सब से आप उभर कर जब आप आते हो तो हाँ कि ये है जिंदगी, यहाँ तक पहुंचा है तो इतना आसान नहीं है। उस दरमियान मुझे ईटीवी का भी एक ऑफर था, मैं ईटीवी तक भी गई, ईटीवी पर एक प्रोग्राम था, मैंने वहाँ भी, पापा मम्मी ने मुझे वहाँ भी सपोर्ट किया, हम लोग हैदराबाद गए, वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ ईटीवी उर्दू में, वो भी ब्रॉडकास्ट भी हुआ, एक शो था मतलब। अच्छा। तो वो शो भी हुआ, मैंने वहाँ भी, और आप जानते हैं मैं एमसीएन से भी, एमसीएन उर्दू न्यूज़ से भी वाबस्ता रही, और आकाशवाणी से हूँ, प्रिंट मीडिया से भी मेरी वाकफियत है। मैंने, आप तो जानते हैं, पढ़ते भी होंगे, मैं लिखने का, मज़ामी मुझे लिखने का बड़ा शौक है, और इसी तरह मैं उर्दू अखबारात में मकामी भी और इनकलाब वगैरह दूसरे भी अखबारात में शाये होते रहे, और मैगजीन्स में भी, उर्दू मैगजीन जो होती हैं और उसमें, उसके अलावा मराठी, दिव्य मराठी में मेरे 1 साल तक जो है, मैंने एक मधुरिमा में एक मेरा आर्टिकल मुस्तकिल आता था। अच्छा। एक उर्दू, हाँ, उर्दू जो शायरात हैं, मुस्लिम उर्दू शायरात हैं, तो उन पर मेरा एक प्रोजेक्ट था, मतलब उन्होंने मुझे दिया था, तो उस पर हमने, मैं और इकबाल मिन्ने सर, हम दोनों का अल्टरनेट आता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ, सीखने को मिला, और उर्दू शायरी को खुसूसन करीब से जानने का मौका मिला। देखिए ना नाज़रीन, बड़ी बदकिस्मती है कि वो इस्लाम उस मज़हब में जीते हैं जो ये कहता है कि हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों पर इस तालीम को फर्ज कर दिया है। लेकिन क्या कहें हमारे समाज को जो कहता है कि मर्द को पढ़ना चाहिए, औरत को नहीं पढ़ना चाहिए। हम अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो ये जब हम जिस इस्लाम में रहते हैं, जिस इस्लाम को हम किस रास्तों पर चलते हैं, उसी इस्लाम की इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि इस तालीम का हासिल करना तमाम मर्द और औरतों पर फर्ज है।
ये उसकी एक मिसाल जो है इनके वालिद साहब है आसिया के, जिन्होंने कुरान के या इस्लाम के उस अहकाम को या हुक्म को माना है, और उसके नतीजे में आज आसिया मेरे सामने एक डॉक्टर में बैठी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ डॉक्टर ये नहीं है, डॉक्टर इनके वालिद साहब हैं जिन्होंने इनको डॉक्टर बनाया। अल्लाह उन्हें बेहतरीन जज़ाए खैर दे, बहुत लंबी उम्र, सेहत, तंदुरुस्ती दे, ऐसे वाले रहे हमेशा जी, ऐसे माँ बाप जो है वही जो है अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। इस सिलसिले में आज से मैं एक बात बता दूं आपको कि मेरी बेटी भी आज जो है तो यूपीसी कर रही है माशाल्लाह। मैं हालांकि ऐसे यूपीसी करना आमतौर पर मुसलमान में लड़कों में नहीं है शऊर इसका, तनासुब थोड़ा, लेकिन तो मैंने आपने कोशिश की है। जी नाज़रीन, अभी आसिया बड़े फखरी अंदाज में अपने वालिद का जिक्र कर रही थी। जहां वालिद का जिक्र इन्होंने किया है, वहीं एक और शख्सियत है जिन्होंने इनको और आगे बढ़ाया, और वो इनकी शौहर है। मैं चाहूंगा कि आसिया अपने शौहर के बारे में भी हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं, जिन्होंने इनको इतनी आज़ादी दी या इनको इतना बड़ा मौका फराहम किया कि वो आज हमारे रूबरू बैठी हैं। आसिया जी सर, यकीनन मेरी जो तरक्की है शादी के बाद की जी, ये तो सभी जानते हैं कि बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, खुसूसन लड़की में शादी के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने शौहर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जिन्होंने मेरी ये जो मसरूफियात है, जो मेरी दिलचस्पियां हैं, उसमें उन्होंने कभी भी कोई रुकावट नहीं डाली। इवन उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया कि नहीं तुम्हें पसंद है, और मुझ पर यकीन रखकर उन्होंने मुझे बहुत हद तक आजादी दी, बढ़ावा दिया, सपोर्ट किया, हर एतबार से सपोर्ट किया कि मैं जो अपनी दिलचस्पी है वो पूरी तरह निभाती रहूं। हाँ, थोड़े बहुत कैसे जैसे मेरी मसरूफियात रहती हैं, फिर मेरी जिम्मेदारियां हैं, मतलब बच्चों की हैं, अभी घरेलू है जिम्मेदारियां, वो थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना ही होता है, क्योंकि भाई जब मेरी दिलचस्पी है तो मुझे मेरी दूसरी चीजों में भी कॉम्प्रोमाइज तो करना ही है, और यही जिंदगी है। तो यकीनन मैं मेरे शौहर मोहम्मद रफीक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक जो कामयाबी में बहुत सपोर्ट किया और बढ़ावा दिया। तो उनका आपके चैनल के तवसत से मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और चाहती हूँ कि जो सभी को मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो। तो जिंदगी में शादी की जो बात की जिंदगी, उसमें शौहर का एक बड़ा रोल है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो वरना शौहर अगर अंडरस्टैंडिंग ना रखे तो मामला जो छोटे छोटे मामला है, घरेलू क्यों ना हो, ये तो मेरे बाहर के होते हैं, मतलब घर से बाहर, तो घरेलू मामला बिगड़ सकते हैं। तो ये तो बहुत दूर की बात है कि इस तरह के मौके मिले लड़की को किसी, तो यकीनन मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक्स फॉर बीइंग इन माय लाइफ। तो हम भी मशहूर हैं आपके शौहर मोहम्मद रफीक साहब के, कि उन्होंने जो है आपको रोका नहीं, और एक फनकारा को ना सिर्फ उन्होंने जिला बख्शी, बल्कि उसके फलने फूलने और बढ़ने को मौका अता फरमाया। आज ये बताएं कि अब जब आपने पीएचडी की है तो डॉक्टर बामो से की है आपने, तो वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, उर्दू डिपार्टमेंट, वो कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा डिपार्टमेंट। मेरा एजुकेशन एमए 2 साल का था, और उस वक्त हैदरी मैडम, राना हैदरी, हाँ, तो उनका रिटायरमेंट था, 1 साल ही रही है वो हमारे साथ। तो बहुत उनसे भी मुझे बहुत सीखने को मिला, बहुत यकीनन वो नाम से ही, वो शायरा भी है, काफी अच्छी उर्दू की, और बड़ा अच्छा कलाम कहती हैं, और समझ बड़ी अच्छी है उन्हें, और उन्हें बड़ी अच्छी हमें तालीम दी। और एमए में जो, और खुसूसन मीर तकी मीर को मैंने उनसे बहुत समझा। अच्छा, और मीर तकी मीर मेरे बड़े फेवरेट शोरा में से है, बहुत पसंदीदा है। मीर तकी मीर है, गालिब भी है, अहमद फराज है, अमजद इस्लाम अमजद है। तो इस तरह की मुझे शायरी से भी बड़ी मुताले की बड़ी दिलचस्पी है। और मैं रेडियो के मेरे जो सामीन है वो जानते हैं कि मैं अक्सर मेरी बातों में मैं अशार का सारा, हाँ, अशार कहती हूँ, तो वो काफी पसंद भी की जाती हैं। तो एक जो शेर फहमी जो है, शेर फहमी जो मुझे राना हैदरी ने से अता हुई, मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी मरहून मिन्नत है। और भी दीगर असातिज़ा माशाल्लाह सभी बड़े अच्छे कोऑपरेटिव थे, अभी भी अच्छा ही होगा माहौल, मुझे तो करके काफी साल हो चुके हैं, लेकिन माशाल्लाह अच्छा रहा एक्सपीरियंस हमारा। लेकिन नाज़रीन एक बात जैसा
ये है कि उर्दू डिपार्टमेंट शुरू करने के लिए कई लोगों ने कुर्बानियां दी, जिनमें से हम लोग का ग्रुप भी है तामीर मिल्लत का। हम लोगों ने उस वक्त जो है तो उर्दू एक्शन कमेटी बनाई थी, मैं समझता हूँ ये बात 87-88 की गालिबन, और काफी धरने वगैरह दिए थे। उस वक्त शिवाजी राव नाकाड़े भी वाइस चांसलर हुआ करते थे। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि आज जो हालत है शोबे उर्दू की वो बहुत बुरी है। पिछले दिनों जब मैं 2014 में मैंने एक फिल्म बनाई थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए, मार्च टुवर्ड एक्सीलेंस, तो उस वक्त जब उर्दू डिपार्टमेंट में शूट करने के लिए मैं जा रहा था तो वहां पे कोई होता नहीं था। एक मरतबा बड़ी मुश्किल से गयासुद्दीन साहब मिले थे और पता चला था कि उस वक्त एक और लेडी है जो कीर्ति जावले नाम की, वो तो सिर्फ इसलिए आती हैं कि 10 बजे के अपना अंगूठा लगाती हैं और शाम में वापस अंगूठा लगाने के लिए आती हैं। इस ऐसे हालात में जिन लोगों ने उर्दू डिपार्टमेंट को जिला दी थी या उसको शुरू करने के लिए अपनी, हम लोग गिरफ्तार तक हुए थे, हम लोग अंदर, हम लोग ने गिरफ्तारियां भी दी थी। और इसी कुर्बानियों का जब हम देखते हैं तो ऐसे बड़े तकलीफ होती। तो आशा ये क्या चल क्या रहा है तुम्हारे उर्दू डिपार्टमेंट में? हाँ, ये बात तो हमने भी सुनी थी इस तरह की कि स्ट्रेंथ जो है बहुत कम हो गई है, और जो हमारे ये 1-2 साल बाद तक माशाल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रहा करती थी, स्टूडेंट फुल आते थे, टीचर्स भी पढ़ाए बहुत ख्याल ध्यान दिया करते थे। बट जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा और जो प्राइवेट कॉलेजेस में एमए शुरू होने लगे, जैसा एमए उर्दू होने लगा, जैसा नौखंडा में है, आजाद कॉलेज में है और भी दीगर सर सैयद में है, तो स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी वहां डाइवर्ट हो गई। मतलब जो कॉलेज से बच्चे बीए कर रहे थे वहीं पर वो लोगों ने एमए में एडमिशन लिया। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ये वजह रही है कि वहाँ स्ट्रेंथ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में जो है वो ये एक वजह हो सकती है कि कम है स्ट्रेंथ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तलबा ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तालीम मैं यहाँ रोकता हूँ कि एक जब हम फिल्म बना रहे थे उस वक्त मुझको फिल्म के दौरान, शूटिंग के दौरान ही मैंने एक नजर उस नोटिस पर पढ़ी थी, इसमें लिखा था कि उर्दू की क्लासेस शुरू की जा रही हैं जो लोग उर्दू नहीं जानते। तो मैंने अब्दुल दिवे की से बताया, वो लोग चाहते थे अब्दुल दिवे का पूरा ग्रुप, क्योंकि वो फनकारी में आप तो शुरुआत किया आपने अब्दुल दिवे से। तो स्वाति कुलकर्णी और उनकी वाइफ जो है तो प्रीति दिवे और वैशाली कुलकर्णीकर, ये लोग खुद आए हैं डिपार्टमेंट को, इन्होंने सारे एडमिशन किए, फॉर्म भरे, लेकिन आज तक वो, मैं समझता हूँ 6-7 साल हो गए वो क्लास आज तक शुरू नहीं हुई। तो ये हालत है आपके डिपार्टमेंट का, सास क्या कि लोग आपके पास, आप अनाउंसमेंट करते हैं, लोग आपको आते एडमिशन लेते हैं, लेकिन आप पढ़ाते नहीं, क्लास शुरू नहीं करते हैं। तो ये क्या रहा है ये डिपार्टमेंट में, मतलब उर्दू डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है? संजीदगी आनी चाहिए। जो कह रहे हैं, अगर आप नोटिस जारी कर रहे हैं कि भाई एडमिशन होने वाले हैं तो उसमें होना चाहिए, फिर क्लासेस शुरू होनी चाहिए। हाँ, मेरे बोलने पर वो बेचारी तीनों जो है वो आई थी और कोई आज तक कोई क्लास नहीं हो सका। बहरहाल तो ये हालात है। हम जो है तो उर्दू के नाम से रोते हैं, और ये उस इलाके की बात है जहाँ से उर्दू ने जन्म लिया है। गजल जो है, उर्दू में गजल शुरू यहाँ हुई है, और जब वली 200 बरस में वली जब यहाँ से नॉर्थ में गए, शुमाली हिंद को, तो वहां उस वक्त फारसी का दौरा था, बहुत बड़े बड़े फारसी के शोरा होते थे। जी जी। लेकिन जब रिश्ता गोई शुरू हुई वजीली वली की, तो वो सारे शोरा पता नहीं किस सफ में चले गए और सारे उर्दू का जो है वहां पर जो है गजलों का एक रिवाज शुरू हुआ, जो आज भी उर्दू जारी सारी है। तो जहां से हमने उर्दू को जिला बख्शी है, उर्दू को जिंदगी मिली है, आज वही इसके उर्दू डिपार्टमेंट की इतनी बुरी हालत देखकर अफसोस होता है। इन लोग चाहिए, जो लोग उर्दू डिपार्टमेंट चला रहे हैं, वो जरूर इस तरफ तवज्जो दें और अपनी कोशिशें जारी रखें, ताकि वो सिर्फ डिपार्टमेंट ही ना बचे बल्कि उनकी नौकरियां भी बची रहे। बहरहाल आसिया, एक बात आप बताएं कि आपकी जो ऑल इंडिया रेडियो की जो जिंदगी है ये कब शुरू हुई थी? जी, ये मेरे 2000, वैसे तो मैंने कहा एज ए स्कूल से तो मैं जाती थी, एज ए स्टूडेंट जाती थी, मगर कॉलेज वगैरह में फिर 2006 से मैं जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ तो मैं वहाँ एलिजिबल हुई कि मैं अनाउंसर
कि ये इंतखाब हो सकूं, तो वहाँ एक टेस्ट होता है, वॉइस टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, तो वो क्वालिफाई करना होता है। फिर वो क्वालिफाई होने के बाद हम ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से बोला जाता है, माइक में कितना डिस्टेंस रखना है, वॉइस कितनी कैसी बोलना है, लबो लहजा कैसा हो आपका, और आपको जो भी बोलना है आपने उसे तहरीर में रखना चाहिए, वो आपकी स्क्रिप्ट जो होती है। तो उससे क्या होता है, लफ्जों में जुमलों में जो है कुछ क्या कहेंगे, दिक्कत नहीं होती है पढ़ने में, या कुछ रवानी होती है जितना। हाँ, तो वो रेडियो क्योंकि हम देखने का कुछ मसला नहीं है, तो इसलिए हमें जो सदाकार है, अनाउंसर है, तो उन्हें उनकी जो वॉइस क्वालिटी है और जो उनका लबो लहजा है, जो अंदाज है, वही तलफ्फुज जो वही लोग देखकर सुनकर इम्प्रेस होते हैं और या पसंद करते हैं। तो इसलिए ये चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी था। तो ये सब चीजें हमें ट्रेनिंग में समझाई जाती है, बताई जाती है, और बाज़ाब्ता ट्रेनिंग के बाद फिर हमें उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं कि आप इतने दिन का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और उसको आपने निभाना है। तो उसमें फिर हमें मतलब मुझे तो आकाश सबरन में बहुत ही अच्छी अच्छी शख्सियत से मुलाकात का मौका मिला। इंटरव्यूज, जैसा मैं आज इंटरव्यू दे रही हूँ, तो मैंने माशाल्लाह बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं हमने, और बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों की उनकी जिंदगी के बारे में जानने का, या उनकी फील्ड के बारे में जो भी शोबे जिसमें नुमाया है, तो उनसे बातचीत करने का उनसे मौका मिला, और बहुत ही अच्छे तजुर्बा रहा, मेरा एक्सपीरियंस रहा। और यकीनन ये एक किस्म मीडिया है, ये भी एक, और इसमें क्योंकि मेरी जाती दिलचस्पी है, हालांकि मेरे घर से ऐसा कुछ ऐसा वो नहीं है कि नहीं आपको मतलब रुकावट भी नहीं है और कुछ वो भी नहीं है, मतलब वो तो कहते हैं कि भाई क्योंकि मेरे आप जानते हैं 2 बच्चे हैं, वो बहुत शरीर है, वो जरा मुझे मैनेज करना वो भी होता है, लेकिन क्योंकि भाई मेरा शौक है और मैं ये पूरा करना चाहती हूँ, मुझे पसंद है ये चीज। मुझे जैसे लिखने का शौक है, तो मैं निकाल लेती हूँ टाइम, मुझे निकालना होता है, क्योंकि मैं पसंद है मुझे वो लिखना पढ़ना। आप अगर मेरी फेसबुक देखोगे या जो भी मेरा सोशल मीडिया से जो मेरा रिलेटेड है, तो मैं उसमें ज्यादातर मैं ये देखती हूँ कि मुझे अदब कहाँ से, मैं अदब के सफहात जो है मैं कैसे पढूं, मैं ज्यादातर वही तलाश में रहती हूँ। हाँ, तो मेरा इंटरेस्ट भी उसी में, जब जैसे भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं सोशल मीडिया पे भी रहूं, तो मैं वो चाहती हूँ कि मैं कुछ सीखूं, कुछ मुताला करूं। तो मैं इसी सिलसिले में मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझे वक्त मिला मैं जाया ना करूँ, तो इसलिए मुझे मुताले का बड़ा शौक है। और मैं चाहती हूँ कि सारे अभी जो न्यू जनरेशन है वो भी आप तो जानते हैं सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी साइट्स है जो मतलब बिना वजह है वक्त जाया करने वाली है साइट्स। हाँ, तो मगर उसमें कैसे कुछ अच्छी बातें भी, तो मैं चाहती हूँ नए जो तलबा है जो सीख रहे हैं या उर्दू या जो भी लैंग्वेज के हैं, तो वो उस पर ये चीजें भी सर्च करें, इसमें भी थोड़ा टाइम दे, तो यकीनन उनकी शख्सियत साजी में भी इजाफा होगा और उनके इल्म में भी इजाफा होगा, तालीम में। तो इस तरफ भी ये बच्चे अगर ध्यान दे तो उनके लिए काफी बेहतर साबित होगा। एक बात बताएं कि आवाज की दुनिया से फिल्मों की दुनिया तक का सफर बताएं, डॉक्यूमेंट्री में जो आपकी आवाज है। जी हाँ, ये तो आपकी बदौलत है, ये इनायत रही है कि आपने ये सोचा कि मेरी वॉइस उसको सूटेबल होगी, और एक आपने मौका दिया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और आप यकीनन आपको लोग जानते हैं, आप बहुत कोऑपरेटिव हो, खुसूसन मेरे साथ तो जैसा आपने कहा बहुत उजलत रहती है मुझे लेकिन आपने जी उसमें भी आपने मुझे कोऑपरेट किया, ऐसा नहीं कि आपने कभी मुझ पर ऐसा नहीं नाराज हुए या कोई ऐसी बात नहीं, आपने हमेशा बड़ी शफकत बड़ी मोहब्बत से मुझसे गुफ्तगू की, हमेशा जो आपका बर्ताव है बड़ा ही अच्छा है, ये मुझे ज्यादा आपकी शख्सियत में बहुत इम्प्रेस करता है। हाँ, मैंने कभी भी इसलिए मैं कभी की तरह ही समझा ना, कभी दूर मैं हालांकि आपसे राब्ते में कम होता है होना, लेकिन मैं हमेशा मैं अपने आप को आपसे करीब मानती हूँ। मैं हमेशा ये आपकी शख्सियत है, आपका अखलाक है, माशाल्लाह आपका खुलूस है, मोहब्बत है, जो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ उससे। इससे क्या सीखा तुमने? अच्छा। क्या मतलब आपको क्या लगा, कैसे ठीक है या इसमें कुछ बेहतरी कर सकती थी आप, या कुछ कम ज्यादा हो गया? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन तक आपकी आवाज की क्वालिटी पहुंचे, ताकि लोग फिल्में बना रहे हैं शहर में छोटी शॉर्ट फिल्म,
वो भी क्योंकि वो आवाजों की तलाश में होते हैं, अच्छी आवाज की तलाश तो में। एक हमारा प्रॉब्लम ये है ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक है कि हम उन तक मैं पहुंच नहीं पाई। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास उर्दू नोविंग लोग नहीं। इवन हम स्कूल में, जहाँ स्कूल में उर्दू पढ़ाई जाती है, उन्होंने नूने गुन्ना को मार के दफन कर दिया है। लिहाजा तलफ़ुज़ का तो बड़ा प्रॉब्लम है। हम आज भी अपने बड़े बड़े स्कूल के हेडमास्टर्स को और स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल्स को ये सुनते हुए पाते हैं कि इस्तेफ़ादा हासिल की करते हैं वो लोग। आज भी कुछ लोग जो है तो शब मेराज की रात में जागते हैं। अच्छा, आज भी लोग जो आबी ज़मज़म का पानी पीते हैं, भाई आबी ज़मज़म का पानी मत पियो, आबी ज़मज़म पी लो। शब मेराज की रात को मत जागो, शब मेराज को रात जाग लो। शब भी है, रात भी है। ये सारे जो है प्रॉब्लम है। तो ये हमारे उन टीचरों असातिज़ा की बात कर रहा हूँ जो पढ़ाते हैं। उनकी अगर ऐसी उर्दू है तो बच्चों का क्या आलम होगा। और ऐसे पुराशूब दौर में जहाँ उर्दू के लिए जो है बहुत सी प्रॉब्लम चल रहे हैं, उस तो ऐसे दौर में तुम्हारी आवाजें हैं, तुम लोगों को तलफ़ुज़ जो है, खासकर ऑल इंडिया रेडियो के बच्चे लोग हैं, हमें इस बात में बहुत ध्यान देना होता है। नहीं तो ये इसकी इस तरह लोगों तक पहुंचे, क्योंकि लोगों को जरूरत है, बिल्कुल उनको मिलता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि वो ये, और यकीनन आप जानकर आपको खुशी भी होगी कि लोग सबरंग के जो अनाउंसर से सदाकारों के जो तलफ़ुज़ है उसको देखकर तलफ़ुज़ सही करते हैं, अशार की जो अदायगी है वो सीखते हैं। कई दफा मुझे लोगों ने बताया है कि हमने बहुत कुछ सीखा है, और रग़बत जो उन्हें है शेर व शायरी से, मतलब जो नॉन उर्दू लोग हैं, आप यकीन नहीं करोगे, एक फोन इन प्रोग्राम होता है हमारा, तो उसमें हमें लोगों से जानने का मौका मिलता है कि आपको प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं। तो उर्दू वालों से जितनी मेरी बात नहीं होती, जितनी जो नॉन उर्दू लोगों से बात होती है, वो इतनी पसंद करते हैं उर्दू, और खुसूसन शेर व शायरी और सबरंग प्रोग्राम जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उर्दू वालों से ज्यादा नॉन उर्दू जो लोग हैं वो सुनते हैं पाबंदी से, और बराबर फोन भी करते हैं, और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पसंद करते हैं। तो ये एक हमारी एक अपनी भी जिम्मेदारी है कि क्योंकि अगर हम पहले सीखे, हम बराबर पढ़ें, हम बोलें, तभी हम रेडियो पर बराबर बोल पाएंगे। तो इसके लिए हमें अपनी भी तैयारी करनी होती है। तो ये एक हम पर एक जिम्मेदारी भी है कि नहीं, आप रेडियो पर बोल रहे हो तो आपको सब चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। तो ये सब चीजें भी हम ख्याल में रखते हैं। तो नाज़रीन, देखा आपने कि एक लड़की जो एक छोटे से खानदान से उठी है, सिल्क मिल कॉलोनी में रहती है, पटेल बिरादरी से जिसका ताल्लुक है, और आज वो जो है तो एक अपनी मकाम बनाने की कोशिश कर रही है, और अल्लाह ने उसको इस कामयाबी दी है। हम दुआ करेंगे कि आसिया की जो क्वालिटी है, या आसिया जिस ओहदे की या जिस विखार की हकदार है, उसको जल्द मिले इंशाअल्लाह। आसिया तो हमारी बज़्म में आई, तो तुम्हारा बड़ा शुक्रिया कि तुमने मुझे वक्त दिया जी। और मैं समझता हूँ कि हम कभी सोच रहे हैं कि इस सिलसिले को बढ़ाएं। बिल्कुल सर। तो उस सिलसिले में भी तुम हमारे लिए रहो, ताकि जिस तरह तुम उधर इंटरव्यू लेती हो जी, तो हम कोशिश करेंगे कि इस दायरे को थोड़ा बढ़ा सके। मसरूफियत अगर देती इजाजत, तो जहाँ मैं आज बैठा हूँ वहाँ तुम बैठो, और तुम्हारी जगह कोई और बैठ के इंटरव्यू ले। तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है सर, आपने ऐसा कहा मुझे, सच में। एक तो मैं आपकी जो काविश है, मतलब मुझे पता है आप ये पब्लिसिटी के लिए नहीं करते हो, ये आपकी अपनी दिलचस्पी है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि शहर के लोगों तक पहुँचाऊं जो शहर के लिए कुछ कर रहे हैं। जी, तो ये आपका शौक है और बेलौस है। ये जो बात है ना, यकीनन आपको बहुत, मतलब आपके चैनल को भी और आपको भी बहुत तरक्की देगी, और इंशाल्लाह हम भी चाहेंगे कि ये दिन ब दिन तरक्की करता देखिए जान भी। अल्लाह कबूल करे हमारी दुआ, और इसको खूब तरक्की दे आपके चैनल को। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि यकीनन आपने इस नाचीज को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और यहाँ मदऊ किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नादरीन। तो फिर मिलते हैं अगली बार किसी और मौजू पर, किसी और शख्सियत के साथ इंटरव्यू के सिलसिले की कड़ी को फिर आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मुझे और आसिया भी इजाजत दें। जी बिल्कुल, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।